नमस्कार, मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे 22 फरवरी 1994 के उस ऐतिहासिक दिन की जब भारत की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को पारित किया था। अब ये प्रस्ताव था क्या और क्यों भारत को जरूरत आन पड़ी इस प्रस्ताव को पारित करने की? क्योंकि आज़ादी से लेके 1994 तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। तो ऐसा क्या हो रहा था 1994 में या 90 के उस दशक में कि भारत की संसद को इस प्रस्ताव को लाना पड़ा? और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो उसमें अपना रोल निभा रहे थे अगेंस्ट इंडिया? भारत के खिलाफ ऐसी कौन कौन सी ताकतें थी जो काम कर रही थी और भारत को इस प्रस्ताव को लाना पड़ा? क्या ये पूरा का पूरा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को केंद्र में रख के लाया गया? तो इसका उत्तर है नहीं। क्या जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश की जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी? तो इसका उत्तर है हाँ। तो व्हाट वर द प्लान, व्हाट वर द डिजाइन्स एंड व्हाट वाज द प्लान? इस पूरे के बारे में, इस पूरी के पूरे इशू के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश करें तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्नों को जब हम पलट के देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ मुख्यतः से रेखांकित होकर जो बाहर आती है वह ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वह बार बार बाहरी व अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरताओं का एक शिकार रहा है। अब उसके पीछे क्या कारण है कि क्यों जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमेशा से उस अस्थिरता का केंद्र बिंदु रहा? जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या स्पेशल है जो उसे सबसे अलग बनाता है? तो कुछ चीज़ें जो इसे सबसे अलग बनाती हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे अगर हम देखें तो जो इसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो इसकी टोपोग्राफिकल क्रोनोलॉजी है, जो इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जो इसका सोशल फैब्रिक है और सबसे ऊपर जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, वो इसको सबसे अलग बनाती है। ये सारी चीज़ें अपने आप में परिपूर्ण होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर ने 1947 से लेकर 2014 तक एक कठिन समय देखा है। अब जम्मू कश्मीर के पूरे इतिहास के ऊपर तो हम चर्चा अभी नहीं कर सकते। हमारी चर्चा सीमित रहेगी 22 फरवरी 1994 के ऊपर, उस दिन के ऊपर जब भारत ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपने संसद में पारित किया। और जो प्रश्न मैंने पहले उठाए उनके उत्तर जानना ये कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन हमें जब इस पूरे के पूरे सिचुएशन को और उस टाइम को अगर हमें समझना है कि क्या घट रहा था और क्यों ये सब चीज़ें लाई गई, तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीति जो समीकरण बदल रहे थे उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिकॉज एट दैट टाइम ड्यूरिंग 90s ए टेक्टोनिक शिफ्ट was occurring in the international powers of politics. शीत युद्ध अपने अंतिम चरण में था और जो कैपिटलिज्म अपने उत्थान पे था और जो कम्युनिज्म था वो अपने पतन पे था। बायलैटरलिज्म खत्म हो रहा था और यूनिलैटरलिज्म जो है वो अपने सर्वोच्च की तरफ जो है वो चढ़ रहा था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा था। रशिया डिसइंटीग्रेट हो चुका था और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत में एक घटना घट चुकी थी। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी हिंदू पंडितों का बंदूक के जोर पे उन्हें वहां से भगा दिया गया था। उससे पहले हजारों निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को हमें साथ में लेके चलना है और बॉटम लाइन जो है वो 19 जनवरी 1990 रहेगी इस पूरे के पूरे डिस्कशन में।
1990 से लेके 19 जनवरी 1990 से लेके 22 फरवरी 1994 तक के बीच की जो घटनाएं हैं वो क्या हुई और क्यों इस प्रस्ताव को लाया गया। अब इमीडिएटली देखिए, इसमें जो मेन प्लेयर है पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें जो अपना रोल निभा रही थी उनका भी बड़ा एक्टिव रोल रहा। सबसे पहले हम पाकिस्तान के रोल को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान कैसे प्रोएक्टिव रोल में आ जाता है जब कश्मीरी हिंदू पंडितों का जबरदस्ती बंदूक के जोर पे वहां से पलायन कराया जाता है। 19 जनवरी 1990 को यह शुरू होता है और ठीक उसके 15 दिन के बाद यानी 4 फरवरी 1990 को उस समय की पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो वो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाती हैं और जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं वहां पे, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपना जो रोल निभा सकते हैं अगेंस्ट कश्मीर, उनको बुलाया जाता है और उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कश्मीर की सिचुएशन के ऊपर। और एक फैसला लिया जाता है कि अगले दिन यानी कि 5 फरवरी 1990 को नेशन वाइड एक स्ट्राइक जो है वो अनाउंस की जाती है और एक सॉलिडारिटी शो करने के लिए कश्मीर के साथ कि हम आपकी स्ट्रगल में आपके साथ हैं। ये वही 5 फरवरी का दिन जिसको पाकिस्तान एक सॉलिडारिटी शो करने के रूप में बंद रखता है, जिसका कुछ दिन पहले भारत में भी एक साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी और उसका एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड एक इशू क्रिएट हुआ था, जिसमें भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एक काफ़ी इसका विरोध किया और बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो हम खैर उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये वही 5 फरवरी की डेट है जो 1990 से चलती आ रही है, जिसको कि सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में जो मूवमेंट है, कश्मीर के साथ एक सॉलिडारिटी शो करने के लिए। 4 एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, 5 नेशन वाइड स्ट्राइक जो है वो अनाउंस की जाती है और उसके 5 दिन बाद यानी कि 10 फरवरी 1990 को प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो एक जॉइंट सिटिंग बुलाती है पाकिस्तान के पार्लियामेंट की और वहां पे जो एक्सेशन हुआ है जम्मू कश्मीर का टू द इंडियन यूनियन उसे रिजेक्ट किया जाता है और उसके रिसोल्यूशन की बात की जाती है और प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस चीज का जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन जो है, रिसोल्यूशन जो है इन द लाइट ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन जो है वो किया जाए। अब आप देखिए कि 19 जनवरी 1990 को जब ये पलायन कश्मीरी पंडितों का शुरू होता है, उसके बाद एक के बाद एक जो है पाकिस्तान अपने प्रोएक्टिव मोड में आ जाता है और ये सारी चीजें वो कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो 13 मार्च 1990 को प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो मुजफ्फराबाद विजिट करती हैं और वहां पे कुछ स्लोगन्स देती हैं, कुछ नारे लगाती हैं, जिसमें कि वॉर अगेंस्ट इंडिया, अगर उनको ये 1000 ईयर वॉर भी चलानी पड़ी यानी कि 1000 साल तक भी इस जंग को जारी अगर उनको रखना पड़े तो वो रखेंगी, पाकिस्तान रखेगा और कश्मीर की फ्रीडम के लिए, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए ये जंग जो है अगर उनको 1000 साल तक भी कंटिन्यू करनी पड़े तो वो करेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिक गैदरिंग्स में दी जाती हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से। खैर उसके बाद सत्ता में परिवर्तन होता है, नए प्रधानमंत्री आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ आते हैं, वो उससे 2 कदम और आगे जाते हैं और एक स्लोगन वो पब्लिक गैदरिंग में देते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दिस वॉज द स्लोगन विच वॉज गिवन बाय नवाब शरीफ इन द पब्लिक गैदरिंग और ये वही स्लोगन है जो फिर बाद में अगेंस्ट इंडिया एज ए वॉर क्राई के रूप में यूज किया गया। और ये स्लोगन आपने सुना भी होगा, जब भी किसी टेररिस्ट का एनकाउंटर में वो मारा जाता तो उसके बाद उसकी फ्यूनरल पे ये स्लोगन्स आम होते थे सुनना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये स्लोगन जो वहां से चलते आ रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक OIC
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नाम करके ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है कश्मीर भेजने की बात की गई OIC के द्वारा। तो 19 जनवरी 1990 जब कश्मीरी हिंदू पंडितों का पलायन हुआ तो पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से इसके पीछे अपना जोर लगा दिया इस चीज को इंटरनेशनलाइज करने में। और दूसरी तरफ से देखें तो टेररिज्म, आर्म्ड इंसर्जेंसी, वो साइड बाय साइड पैरेलल वे में वो चल रही थी, किलिंग्स हो रही थी, सब कुछ वो सारा एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में वो सब चीजें ग्राउंड पे चल रही थी। और जब ये चीज 90 के दशक में ये हुई, पंडितों का पलायन हुआ, तो फिर इस पूरे के पूरे टेररिज्म की वेव को ये चंद्रभागा रीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। और 1992 ये वही दौर है, 19 दिसंबर 1992 को डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहली किलिंग जो की गई वो उस समय के वकील एडवोकेट संतोष ठाकुर जी की गई। तो यानी कि वहां से पलायन हो चुका, अब ये वेव इस तरफ आ गई थी और ये सारा प्रोसेस यहां से शुरू हो रहा था चंद्रभागा रीजन की तरफ से। अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि चंद्रभागा को भी एक तरह से यहाँ के हिंदुओं को भी भगा दिया जाए और ये अनंतनाग के साथ इसको जोड़ के ग्रेटर कश्मीर का कंसेप्ट जो है उसको बनाने का था, इस पूरे के पूरे रीजन को, जिसमें फिर बनिहाल का पूरे का एरिया या बड़े बड़े जो माउंटेन पासेस वगैरह वो सब उनके कंट्रोल में आ जाते और ये पूरा का पूरा एरिया जो है कट ऑफ हो जाता। ये पूरी की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही थी। ये तो हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से, और सेंटर ऑफ जो प्लेस था कॉन्फ्लिक्ट था दैट वाज कश्मीर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर्स इस चीज में कैसे अपना रोल जो है वो निभा रहे थे। तो इसके लिए एक मैंने क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को लिखा है, ये सारा डेटा आपको हर जगह मिल जाएगा। अब इस डेटा को अगर आप देखें, इस क्रोनोलॉजी ऑफ इन इवेंट्स को अगर आप देखें, तो दिस वाज द रोल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एट द टाइम। द बिग प्लेयर्स इंक्लूडिंग US एंड ब्रिटेन, वो एक अपना बड़ा प्रोएक्टिव रोल इस चीज में निभा रहे थे। और अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा था कश्मीर में, ये हो क्या रहा था। May 7, 1993 सेपरेटिस्ट लीडर प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, अब्बास अंसारी, उसके बाद अली शाह दिलानी एंड मियां अब्दुल कयूम agreed to travel to Jeddah to participate in ISI sponsored meeting in Kashmir by an Islamic group। तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ये सारे के सारे लोग, सेपरेटिस्ट लीडर्स जो हैं, ये इस्लामिक ग्रुप द्वारा स्पॉन्सर्ड, ISI द्वारा स्पॉन्सर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मई 1993 19 मई 1993 John Malt of US State Department visits New Delhi and asserts that Kashmiris were central party to the dispute। Now, who is saying this? ये US स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो हैं वो दिल्ली विजिट करते हैं और कहते हैं कि जो कश्मीरीज हैं, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, यानी कश्मीरीज हैं, वो सेंट्रल पार्टी हैं टू द डिस्प्यूट। इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट के वो एक मेन स्तंभ है, इसमें वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 24 से लेकर 28 में 1993 के बीच में अगर आप देखें, मिस रॉबिन राफेल, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, विजिट्स कश्मीर एंड इंटरेक्ट्स विद टेररिस्ट लीडर्स इन कश्मीर। आप देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, शी विजिट्स कश्मीर और किसके साथ मिलती हैं? टेररिस्ट लीडर्स के साथ मिलती हैं। आतंकवादियों के जो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत की जाती है। तो इससे क्या सिग्नल मिल रहे हैं? US का टॉप ऑफिशियल आता है और वो किससे बात कर रहा है? जो टेररिस्ट के लीडर्स हैं उनसे बात कर रहा है। किसका मोरल बढ़ रहा है? इससे किसको शाह मिल रही है? इससे किसको करेज मिल रही है? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल्स आ रहे हैं और वो कश्मीर में जाके आतंकवादियों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या है वो आगे देखिए। सितंबर 1993 में US प्रेसिडेंट unusually makes a passing reference to Kashmir dispute in his address to the UN General Assembly। अब इसका इन मीटिंग्स का रिजल्ट क्या रहा कि सितंबर के मंथ में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है उसमें US प्रेसिडेंट जो है वो कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर एक हल्का सा
अपना पासिंग रिमार्क जो है वो रख देते हैं। अब आप सोचिए कि यूएस प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर एक पासिंग रेफरेंस जो है वो कर देते हैं। तो ये सारी चीजें किस तरफ जा रही हैं, किसके फेवर में जा रही हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद अक्टूबर 1993 अगेन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिस्प्यूट्स JNK's accession to JNK स्टेट टू इंडिया, यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट का जो एक्सेशन, जो विलय हुआ भारत के साथ, JNK's accession to the इंडियन यूनियन जो हुआ, उसी के ऊपर सवालिया निशान जो है वो खड़े कर दिए गए। उसके बाद Jan 5, 1994 यूएस ऑफिशियल जेम्स विजिट्स कश्मीर, यूएस ऑफिशियल दोबारा से कहाँ कश्मीर जा रहे हैं। ये सारे के सारे इवेंट्स 6-7 1994 ब्रिटिश शैडो मिनिस्टर ऑफ सिटीजन राइट्स विजिट्स कश्मीर, ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे वो भी विजिट किए। उसके बाद 1994 Jan 9, 1994 यानी कि एक महीने पहले क्या हो रहा है, इस प्रस्ताव पास करने के एक महीने पहले देखिए क्या हो रहा है। यूएस कांग्रेसमैन accompanied by फर्स्ट सेक्रेटरी यूएस एम्बेसी एंड माइक विलियम चीफ ऑफ द स्टाफ विजिट्स कश्मीर। ठीक है, ये पूरा का पूरा हुजूम जो है ऑफिसर्स का, बड़े बड़े ऑफिसर्स का यूएस के, वो कश्मीर में विजिट कर रहा है। 7 से 9 फरवरी 1994 ये वो मंथ जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ। एनवॉयज ऑफ ग्रीस, बेल्जियम, जर्मनी एंड यूरोपियन कम्युनिटी इन न्यू दिल्ली विजिट्स कश्मीर। ये सारे के सारे यूरोपियन जो थे, ये कंट्रीज के एनवॉयज सारे के सारे कहाँ इनको बिठा दिया गया, कहाँ ले आया गया, कश्मीर में लाया गया। ओके, और 5 फरवरी 1994 ब्रिटिश डिप्लोमेट फिलिप जॉन फर्स्ट सेक्रेटरी एंड एफ डेविड विजिट श्रीनगर। अब ये चीजों की अगर क्रोनोलॉजी आप देखें, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, इंटरनेट पे सर्च करेंगे कहीं भी मिल जाएगा ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको। तो एक साल का अगर पूरा ये हम देखें 1993 से लेके 1994 फरवरी 15 1994 तक को अगर हम देखें, तो ये हजारों ऑफिशियल्स, ब्रिटिश एज वेल एज यूएस ऑफिशियल्स, ये सब के सब कहां जा रहे हैं? They were making beeline to कश्मीर। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? अगर कश्मीर जा भी रहे हैं तो किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आप टेररिस्ट से बात कर रहे हो, आप उसके बाद जाके यूएन जनरल असेंबली में एक पासिंग रेफरेंस के रूप में आप उसको डिस्प्यूट की तरह बना रहे हो, उसको वैसी शेप देने की कोशिश कर रहे हो। आप पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज के पूरे एनवॉयज को लेके आप कश्मीर जा रहे हो। आखिर आप करना क्या चाहते हो भाई? What you want to do in Kashmir? And the answer to all this is that there was an international conspiracy to dislodge India in Kashmir. भारत को किस तरीके से कश्मीर से बाहर किया जाए, ये इंटरनेशनल स्तर की कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें पाकिस्तान को सबसे आगे रखा गया था इस पूरे के पूरे प्लानिंग में। और इस पूरे के पूरे प्लानिंग की पहली स्टेज जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी। और वो पहली स्टेज थी कश्मीरी हिंदू पंडितों का पलायन, जिसमें आर्म्ड इंसर्जेंसी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, एक्सट्रपेशन ऑफ स्मॉल हिंदू ग्रुप वो हो चुका था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैप्स वो हो चुका था, और प्रॉक्सी वॉर वो तो चल ही रहा था, पूरा का पूरा सिस्टम वो एग्रेसिव वे में चल रहा था, सुनवाई किसी जगह थी नहीं। तो एक स्टेज इसकी कंप्लीट थी। अब दूसरे स्टेज में ये सारी चीजें जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये होनी थी। अगर इसको अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप समझें तो एक कंसेप्ट है द ग्रेट गेम बाय लॉर्ड कर्जन, एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक का। ये कोल्ड वॉर के टाइम पे ये सारी चीजें, उससे पहले ये खासकर जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भारत की, और उसमें खासकर जम्मू कश्मीर की और गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर हम बात करें, जो कि भारत का हिस्सा है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, बाल्टिस्तान वो भारत का हिस्सा है। अगर उस एरिया को अगर आप देखें तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो क्यों ये इंटरनेशनल पावर्स उस पे अपना कंट्रोल जमाना चाहती हैं? क्योंकि अगर आप देखो तो चाइना का बॉर्डर गिलगिट बाल्टिस्तान से लगता है, तिब्बत का लगता है, तजाकिस्तान का, उसके बाद हम इस तरफ से देखें तो अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, किर्गिस्तान का।
तजाकिस्तान, इन सब के बॉर्डर जो हैं, ये 5-6 जो कंट्रीज हैं, इन सब का बॉर्डर जो है ये गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगता है। और गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये रूट है सेंट्रल एशिया के लिए, और सिल्क रूट के रूप में भी इसको सदियों से माना जाता है। तो ये कंट्रोल हब है। बाकी चाइना का तो रोल आपको पता ही है कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं रोड के वहीं से पास होने हैं उनके, और बाकी एनसर्कलिंग इंडिया या स्टिंगर पर्ल्स पॉलिसी, वो सारी चीजें जो हैं वो एक्टिव वे में चाइना की तरफ से जो चल रही हैं। तो अगर भारत को कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये जितने भी बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं इनका कंट्रोल पाकिस्तान के थ्रू जो है वहां पे रहेगा। लेकिन इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को उस टाइम के विजनरी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी भांप चुके थे, और उन्होंने एक ही झटके में इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को कोलैप्स किया। कब? 22 फरवरी 1994, लास्ट मीटिंग 15 फरवरी 1994, जब ब्रिटिश डिप्लोमेट और फर्स्ट सेक्रेटरी एफ डेविड विजिट श्रीनगर, उसके ठीक 9 दिन के बाद जो है ये प्रस्ताव जो है भारत की संसद में लाया जाता है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। और वो क्या प्रस्ताव था उसके मेन पार्ट ही मैं पढ़ के बोलूंगा, अभी सुनाऊंगा, और यहीं से पता चलता है कि ये कितने बड़े लेवल की साजिश हो रही थी। अब जैसे उसमें लिखा गया कि भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों में मानवाधिकारों की दयनीय परिस्थितियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोगों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से वंचित होने पर खेद और चिंता व्यक्त करता है, जो पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है। भारत के लोगों की ओर से दृढ़ता से घोषणा करता है कि नंबर 1, जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा, और यह इंपॉर्टेंट है, और इसे देश के अन्य भागों से अलग करने के किसी भी प्रयास का सभी आवश्यक संसाधनों के माध्यम से विरोध किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को अगर अलग करने का प्रयास किया गया तो इट मीन्स कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उसको अलग करने की। और ये जो जितने इवेंट्स हैं जहां पे पूरी की पूरी मैन मशीनरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन की कश्मीर में घुस जाती है, टेररिस्ट से बात कर रही है, उससे बात कर रही है, इसके पूरे यूरोप के कंट्रीज को, एनवॉयज को कश्मीर में उतार देती है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाता है बंदूक के जोर पे। तो ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में सारी चीजें बता देता है कि अगर इसे देश के अन्य भागों से अलग करने के किसी भी प्रयास को सभी आवश्यक संसाधनों के माध्यम से विरोध किया जाएगा। उसके बाद भारत के पास अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी योजनाओं और आकांक्षाओं का दृढ़ता से सामना करने की इच्छा शक्ति और क्षमता है, और मांग करता है कि पाकिस्तान को भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए जिन पर उन्होंने आक्रामकता माध्यम से कब्जा कर लिया है, और संकल्प करता है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सभी प्रयासों को दृढ़ता से निपटा जाएगा। तो ये मेन जो पार्ट्स थे उस प्रस्ताव के जिसको भारत ने सर्वसम्मति से 22 फरवरी 1994 को पास किया। यहां से ये चीज क्लियर होती है कि देयर वाज ए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बीइंग हैश्ड बाय दीज बिग प्लेयर्स ऑफ द टाइम टू टेक अवे इंडिया आउट फ्रॉम कश्मीर, टू डिसलॉज इंडिया इन कश्मीर। तो ये चीज को हमें समझना जरूरी है। अब ये वो दौर था जब भारत जो है वो ऑलरेडी पोखरण 1 में जो हमने किया था उसके बाद 25 सालों तक इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो लग गई थी। तो एक इकोनॉमिक सेक्टर में भी हम एक बड़े दौर से, बुरे दौर से गुजर रहे थे, और उस समय ये सारी चीजें जो है जम्मू कश्मीर में चल रही थी।
अब इसके जब ये प्रस्ताव पारित हो गया 22 फरवरी 1994 को, तो उसके इमीडिएट 5 दिन के बाद, उसके 5 दिन के बाद ही पाकिस्तान तो आग बबूला हो गया। इंटरनेशनल पावर्स, इनका भी एक तरह से वो ध्वस्त हो गया। पूरा का पूरा जो भी प्लानिंग थी उसके ऊपर एक तरह से रोक लग गई। और उसके इमीडिएट 5 दिन के बाद ही पाकिस्तान द्वारा जो है एक रेजोल्यूशन लाया जाता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, यूनाइटेड नेशन जो है ह्यूमन राइट कमीशन में, काउंसिल है जो, वहां पे लाया जाता है। और अगर वो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर फिर पास हो जाता, तो भारत के ऊपर दोबारा से कई तरह की फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस या किसी तरह के भी सैंक्शंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन द्वारा जो है वो लगाई जा सकती थी। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस एक तरह से हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस पूरे के पूरे की कमान अपने हाथों में ली और अपने साथ उन्होंने उस टाइम के लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी एक बहुत बड़ा काम सौंपा और उनको भेज दिया अपनी टीम के साथ जेनेवा में इस पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी को ध्वस्त करने के लिए कि ये रेजोल्यूशन जो है वहां पे पास नहीं होना चाहिए। अब यहां पे इंडिया की डिप्लोमेसी और उस टाइम के जो 2 बड़े स्टेट्समैन, उनको हम कहेंगे, प्रधानमंत्री भी वो रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने पूरा का पूरा एक गेम प्लान डिजाइन किया और जिसके थ्रू जिस पाकिस्तान ने वो रेजोल्यूशन लाया था कश्मीर डिस्प्यूट को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, उसी पाकिस्तान को उसको वापस करना पड़ा। कैसे, उस डिटेल में तो हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन डिप्लोमेसी जो चीज है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कब किसकी टांग खींचनी है, कब किसको उसकी कमजोरी, उसकी दुखती हुई रग पे आपको वो पांव रखना है, वो सारी चीजें इन 2 स्टेट्समैन ने बड़े अच्छे तरीके से निभाई की। और जो बिग प्लेयर्स ईरान और चाइना, जो इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के जो एक तरह से फोरफ्रंट रनर जो पाकिस्तान को बैकअप कर रहे थे, उन्होंने ही लास्ट में अपने आप को वहां से बाहर निकाल दिया वोटिंग वाले दिन। और अगर हम कहें तो इंडोनेशिया और लीबिया ने अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर ली। सीरिया जो है उसने कहा कि वो रिकंसिडर करेगा इस ड्राफ्ट को जो पाकिस्तान ने लाया है। और फाइनल डे जब 9 मार्च 1994 को फाइनल डे जब ये वोटिंग होनी थी, तो ईरान के जो डिप्लोमेट थे, ही आस्क्ड फॉर द डेफरमेंट ऑफ वोटिंग एज अ कंसल्टेशन ऑन, कि भाई अभी कंसल्टेशन चल रही है तो अभी नहीं, अभी इसको डेफर करो प्रोसेस को। और 5 बजे तक शाम को पाकिस्तान की जो गेम थी वो खत्म हो चुकी थी। तो ये जो 5 दिन के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक जंग को जीता और ये दिखाया, ये साबित किया कि भारत की जो लीडरशिप है वो किसी भी स्तर तक जा सकती है अपने देश के हित को बचाने के लिए। तो अब ये कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बड़ी लंबी कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया ने ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है वो जीती और इसमें जो द 2 मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन ने अपना रोल इसमें प्ले किया, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और उस टाइम के लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के गेम प्लान को ध्वस्त किया और ये प्रूफ किया कि भारत की जो लीडरशिप है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेसी के जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, वो कैपेबल हैं इंटरनेशनल स्तर पे अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं 22 फरवरी 1994 के संदर्भ में जुड़ी हुई थी। और अब सवाल ये कि प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन पाकिस्तान तो उस एरिया को छोड़ने वाला तो है नहीं, तो क्या अब उसके लिए जंग होगी, उसके लिए वॉर होगी, वॉर में फिर अपने एरिया को वापस लिया जाएगा कि
पाकिस्तान खुद ही टूट के बिखर जाएगा और वो एरियाज खुद ब खुद भारत के हिस्से में आ जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय हो रही थी और ये बहुत टफ टाइम था उस टाइम पे, क्योंकि चारों तरफ से अगर हम देखें तो भारत को घेरने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी की जा रही थी। और उस टाइम पे हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका जैसा कंट्री जो सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा था उस टाइम पे, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, उस टाइम पे यूएस वॉज मोर इन टू द पाकिस्तान। वो उसका एक बहुत बड़ा एक तरह से अलाई रहा, पाकिस्तान रहा। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब आई तो उसके बाद से ये सारी इक्वेशन जो हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुई। आज तो बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों, लेकिन उस टाइम पे ये सारी सिचुएशंस ऐसी नहीं थी। लेकिन भारत ने फिर भी इन सब चीज़ों के ऊपर मैच्योरिटी से काम किया और अपने देश की रक्षा के लिए, और कोई उसके साथ खिलवाड़ ना कर सके, उन सब चीज़ों पे उन्होंने बड़े सही तरीके से काम किया। और इस प्रस्ताव के थ्रू एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने भंग करके रखा और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ इंटैक्ट रखा। धन्यवाद।